Hey guys, welcome to channel UP Triple SC का अड्डा। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड योर प्रिपरेशन इज आल्सो गोइंग वेल। तो जैसा कि आज संडे है और हर संडे हम डिस्कस करते हैं एक रीजनिंग के पेपर को जो यूपी ट्रिपल एससी के पिछले पेपर हो चुके हैं उनमें से। हम कर रहे हैं 2019 से लेके अब तक की जिन जिन एग्जाम में रीजनिंग आई है उस वाले पार्ट को डिस्कस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था 2019 में। 4 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था। पिछले संडे हमने पहली शिफ्ट को डिस्कस किया था और मैंने बताया था आपको कि 4 शिफ्ट हैं तो हम नेक्स्ट संडे तक चारों शिफ्ट कवर कर लेंगे। तो जो बीच की 2 शिफ्ट रह गई वो हमने पहले ही अपलोड कर दी हैं वीडियो। ठीक है, यानी कि 30 तारीख और 1 अक्टूबर, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को ये एग्जाम हुआ था। तो 30 का सेकंड और 1 का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो ऑलरेडी हमने बीच में अपलोड कर दिया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ शिफ्ट, यानी कि जो 1 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसकी रीजनिंग वाले पार्ट को। ठीक है, और आपको ये भी बताता चलूं मैं कि ये 2019 का लास्ट पेपर होगा जिसमें रीजनिंग आई थी। यूपी ट्रिपल एससी ने एक पेपर और कराया था 2019 में और वो था होम्योपैथी फार्मिस्ट का। ठीक है, तो उसमें रीजनिंग नहीं आई थी। अक्टूबर में वो पेपर हुआ था, उसमें रीजनिंग नहीं आई थी। ठीक है, इसके बाद यानी कि हमने एक पूरे 1 साल के अंदर जितने भी एग्जाम हुए थे सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। जिसमें रीजनिंग आई थी, एक पेपर यही बचा है होम्योपैथी वाला जिसमें रीजनिंग नहीं आई थी, तो हम उसको नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी सारे पेपर की रीजनिंग मैंने अपलोड कर दी है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अपना जो कारवा है वो आगे चलेगा। 2020 में भी एग्जाम कराए थे यूपी ट्रिपल एससी ने और 2 एग्जाम हुए थे। एक तो हुआ था जूनियर असिस्टेंट भर्ती जो 2020 की थी। ठीक है, अप्रैल जनवरी में ये एग्जाम हुए था 2 शिफ्टों में। तो 2 पेपर ये होंगे जूनियर असिस्टेंट के और एक था यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर ऑपरेटर 2020। ठीक है, ये भी 14 जनवरी को एग्जाम हुआ था। तो ये 3 टोटल 2020 में मतलब एक तरीके से 2 परीक्षाएं हुई जिनके 3 पेपर हुए, ये 2020 में हुए थे। तो इनकी वीडियो अब आपको अगले संडे में देखने को मिलेगी, संडे टू संडे ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, तो फिर आज देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, तो कम से कम आप भी थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए। वीडियोस का लिंक आप उन तक पहुंचाइए जो यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके एग्जाम में रीजनिंग आने वाली है। ठीक है, या फिर आप जिस किसी भी ग्रुप में हैं, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहां पर भी हैं उस ग्रुप में इस लिंक को ज़रूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, एनालाइज कर सकें कि आयोग अब किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहा है रीजनिंग के। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ज्यामितीय आकृतियों में से भिन्न आकृति की पहचान कीजिए। ठीक है, समचतुर्भुज है, त्रिभुज है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, आयत है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको ए बी सी डी। समचतुर्भुज, ठीक है, तो समचतुर्भुज में भी आपकी 4 भुजाएं होंगी, त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी, समांतर चतुर्भुज में भी आपकी 4 भुजाएं होंगी और समलंब में आपकी 4 भुजाएं होंगी। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आंसर जो है वो बी वाला होगा, क्योंकि बी में 3 भुजाएं हैं, बाकी 4 भुजाओं वाले हैं सारे के सारे। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरूद, तरबूज, सलाद पत्ता, सेब, कीवी, आम, नाशपाती और अनार, इसमें से हमें असंगत बताना है, असंगत कौन सा है। तो पहला ही है सलाद पत्ता। ठीक है, ये क्या है, ये सब्जी है। बाकी क्या है, ये फल हैं। कीवी, नाशपाती और अनार जो है वो फल होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और उस विकल्प का चयन करें जो सही नहीं है। ठीक है, जो सही नहीं है वो देखना है हमें। कुछ शेर जो हैं वो बकरियां नहीं हैं। ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं कि जो सारे के सारे शेर हैं वो बकरी हैं। तो हमें क्या देखना है, जो सही नहीं है वही देखना है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ये वाला। बाकी क्योंकि एग्जाम तो है नहीं, हम कर रहे हैं डिस्कस, तो तीनों ऑप्शन को भी हम चेक कर लेते हैं।
कुछ बकरियां शेर हैं, बिल्कुल सही बात है। ये जो पार्ट है, ये पूरे बकरियों के पार्ट में से कुछ ही तो है, तो कुछ बकरियां शेर हैं। शेर गायक नहीं है, ठीक है, शेर गायक नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई भी संगम नहीं हो रहा है, सही बात है। कुछ बकरियां गा सकती हैं, तो ये वाला जो पार्ट है, तो ये बकरी में भी आ रहा है और गाने में भी आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ बकरी गा सकती हैं, तो ये सब सही है। ए ही जो है वो सही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है डाइस से, और डाइस का क्वेश्चन लोअर की 3 शिफ्टों में आया था, एक शिफ्ट में नहीं आया था। 30 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में नहीं आया था, और एक ही पैटर्न है डाइस का, ठीक है। जो पैटर्न पिछली शिफ्टों में आया वो यहाँ पे भी आया, ठीक। तो यहाँ हमें देख रहे हैं कि 4 जो है वो 6 के अपोजिट है, 4 जो है वो 6 के अपोजिट है। दूसरा 4 और 6 होता है 10, यानी कि ये हमारा जो पासा है, डाइस है, वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। मैंने आपको बताया जब स्टैंडर्ड डाइस नहीं होता है तो आप एक को घुमाइए क्लॉकवाइज और दूसरे को घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 4 3 2 एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 6 से, क्योंकि 4 अपोजिट है 6 के, तो 6 से ही घुमाएंगे, ठीक है। तो 6 1 और 5। अब हमसे पूछा है कि 3 वाले फलक के बिल्कुल विपरीत कौन सी संख्या है, तो हमें यहां से दिख रही है 3 के अपोजिट क्या है, 1 होगा। क्लियर, 3 के अपोजिट 1 होगा। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहां पर, क्योंकि ये ऐसे घूमेगा तो क्लॉकी वाइज तो हो गया, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो 6 5 और 1, तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। 3 के अपोजिट 5 होगा, सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दीपक ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर पूरब की ओर चल रहा है। 4 किलोमीटर ये घर से निकला और पूरब की ओर चला, फिर वो बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, ठीक है। यहां पर क्या आ गया, उसका ऑफिस आ गया, ठीक है। अब दीपिका जो है वो कॉलेज जाने के लिए उसी घर से 16 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है, यानी कि 4 किलोमीटर तो ये है और 12 किलोमीटर और चला दो, ठीक है। तो 12 किलोमीटर चली, तो आगे को और, यानी कि टोटल हो गया 16, टोटल 16 हो गया। और फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, यानी कि 3 किलोमीटर तो ये है, तो 5 किलोमीटर और ऊपर जाएगी, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर चली। अब ये इसका क्या आ गया, स्कूल आ गया। ऑफिस और कॉलेज, ठीक है, कॉलेज, स्कूल नहीं तो कॉलेज लिख लो। कॉलेज से कितनी न्यूनतम दूरी हमें बतानी कितनी है, तो यानी कि ये वाली है, ठीक। अब हमको पता है ये 5 है और ये कितना हो गया, ये 12 है। तो 5 और 12 का जो ट्रिपलेट होता है वो 13 होता है, यानी कि आंसर जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। क्लियर। और वैसे हमें कैसे निकालना है, ये कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगी, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर 12 का यानी कि 144, ठीक है। और लंब का स्क्वायर मतलब 5 25, ठीक है, ये हो गया 169। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर होता था, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, 13। इस तरीके से भी कर लेंगे, वरना अगर आपको याद हो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो आंसर आप इजिली यहाँ से विद इन अ सेकेंड कर सकते हैं, ठीक। ये पैटर्न भी लोअर के सारे उसमें शिफ्टों में दिखने को मिला है हमें, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, पंचभुज जो है, यानी कि बड़ी वाली जो भुजा है पंचभुज, घड़ी की सुई के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और कितनी बार, 3 बार 270 डिग्री घुमाया। तो 3 बार 270 डिग्री घुमाया, इसका मतलब 3 सत्ते 21 और 3 दुनी 6 और 2 8, 810 डिग्री घुमा है, ठीक है। 810 डिग्री टोटल घूमा एंटी क्लॉकवाइज, इसको 810 डिग्री घुमाया। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये ऐसे ऐसे घुमाते रहे इसको, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि 360 डिग्री पे, 360 डिग्री पे कोई भी चीज अगर इधर को फेस कर रही है, अगर मैं इसको 360 डिग्री घुमाऊंगा तो फिर से वापस ये वहीं आ जाएगी उसी जगह पे, ठीक है। तो 360 360 360 यानी कि होते हैं 720 डिग्री। 3 बार घुमाने पे 360 डिग्री 720 डिग्री हो गए, तो अब कितना बचा, 720।
यहाँ से 90 डिग्री बचा केवल, यानी कि 720 डिग्री में ये यहीं पे रहेगा। क्लियर। अब 90 डिग्री घुमाना है मुझे, और किधर घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाता तो इधर को घुमाता, क्लॉक तो ऐसी चलती ना सुई, इसको मुझे इधर को घुमाना है। तो इसका मतलब अभी मेरा जो तीर है वो अगर ऐसा है, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये इसको अगर मैं तीर मान लूँ, ठीक है, समझने के लिए, तो ये तीर है, इसकी दिशा जो है ऊपर है, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा। अब ये ऐसा वाला फेस किस किस में दिख रहा है, देखो, इसके अंदर दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर दिख रहा है, और किस में दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है। तो ए और सी में दिख रहा है। क्लियर। अब ए और सी में दिख रहा है, तब हम क्या करेंगे, अब अगला वाला देखते हैं क्या कह रहा है ये। समचतुर्भुज, यानी कि जो अंदर दे रखा है समचतुर्भुज, ठीक है, इसको इन्होंने 4 बार घुमाया, और कितना घुमाया, 45 डिग्री 45 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री पे मुझे पता है कि अगर ये इधर को फेस कर रहा है, अगर मैं इसको 180 डिग्री घुमाऊंगा, चाहे किसी भी डायरेक्शन से घुमाऊं, चाहे एंटी क्लॉक वाइज घुमाऊं, चाहे क्लॉक वाइज घुमाऊं, तो ये नीचे को हो जाएगा फेस, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, अपना अपोजिट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको देखूं, ये जो बना हुआ है, इसको उल्टा करूं तब भी ये ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो मतलब ये है कहने का कि ये वाला जो फेस है, ये बिल्कुल अंदर का ऐसा ही दिखेगा। तो ऐसा ही दिखेगा। इसमें हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सा बचा था, ए और सी। ए और सी में देखो जो है बिल्कुल ऐसा सी वाले पार्ट में है, यहां पर इसमें ये फेस बदल गया है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी एम को उसने बोला ही नहीं है कि कैसा घुमाया है या घुमाना है नहीं घुमाना है, तो एम वैसा का वैसा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कथन से। एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलंब से पुस्तक वापस करने पर वापसी की निर्धारित तिथि के बाद विलंबित दिनों के लिए 10 रुपए प्रतिदिन का अर्थदंड लेता है। यानी कि कोई लाइब्रेरी है, ठीक है, और वहां से आपने अगर किताब ली है, ठीक, और वो एक डेट दी होती है कि 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए है, उसके बाद अगर आप नहीं जमा कर पाते हैं उस दिन के बाद, यानी कि मान लो 10 दिन के लिए किताब ली है, तो आप 11वें दिन जाते हैं तो आपसे 10 रुपये लिए जाएंगे, 12वें दिन जाएंगे तो 20 रुपये लिए जाएंगे, यानी कि 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपसे दंड लिया जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष क्या है, महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। यहाँ तो इतना बताया गया है कि 10 रुपये प्रतिदिन दंड लिया जाएगा किताब के लिए, तो ये नहीं होगा। सस्ती पुस्तकों के लिए अर्थदंड कम है, ये भी नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 जो है अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष से ही। रेल मंत्रालय ने छुट्टियों के लिए हॉलिडे स्पेशल ट्रेन चलाई है तथा मौजूदा ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़े हैं। ठीक है, अब छुट्टियों में बच्चे हवाई जहाज के बजाय ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं, तो ऐसा कहीं भी कथन से प्रतीत नहीं हो रहा है, तो ये वाला नहीं होगा। छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है, बिल्कुल, ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है, इसीलिए हॉलिडे स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, और जो मौजूदा ट्रेन है उनमें अतिरिक्त डिब्बे भी लगा दिए गए हैं। ठीक है, बाकी बी वाला ऑप्शन सही होगा। सी और डी भी देख लेते हैं। लोग छुट्टियों में बदलाव चाहते हैं और नई ट्रेनें देखना पसंद करते हैं, बिल्कुल नहीं। इंजन चालक छुट्टियों में अधिक घंटे काम करना पसंद करते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, कोई भी नहीं करेगा एक्स्ट्रा काम। चलिए फिर अगला है। कथन है, काम काज की सामान्य अवधि सुबह 10 बजे से सायं 6 बजे तक होने के बावजूद ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि कर्मचारी काम पर देर से आते हैं, जिससे कारखाने में कामकाज प्रभावित होता है। ठीक है, ये कथन दे दिया। क्रिया विधि है, कर्मचारियों को चेतावनी दी जाए कि यदि कोई सुधार नहीं होता है तो उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सही बात है, उन्हें चेतावनी देना चाहिए कि भैया टाइम से आओ, वरना फिर आपके या तो सैलरी काट ली जाएगी, या फिर कुछ आप पे एक्स्ट्रा मतलब फाइन लगेगा। इस तरीके का अनुशासनहीनता के लिए उन पे दंड लगना चाहिए। दूसरा क्या है, कार्य की अवधि ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रत्येक कर्मचारी अपनी सुविधाजनक समय पर काम पर आ सके, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये वाले में ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, हम वही देखते हैं जिसमें पॉजिटिविटी हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही है। ठीक है, ये क्रिया विधि हमें अपनाई जा सकती है।
अगला क्वेश्चन है, पहेली का रिलेशन है समाधान से, ठीक है। पहेली का, पहेली और समाधान का रिलेशन है, तो निबंध का रिलेशन किससे होगा? जैसा पहेली का समाधान से रिलेशन है वैसी निबंध का, तो निबंध होता है लिखना। पजल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, और निबंध को हम लिखते हैं। 11th नंबर है, तापमान का रिलेशन जैसे थर्मोमीटर से है वैसे ही आर्द्रता, ठीक है, ह्यूमिडिटी जिसे बोलते हैं आर्द्रता, उसका किससे होगा? हाइग्रोमीटर से होगा। साइंस से क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तापमान थर्मोमीटर से रिलेटेड है, और जो आर्द्रता है वो किससे हम नापते हैं? हाइग्रोमीटर से नापते हैं। सीज्मो से भूकंप के लिए, ठीक है, सीज्मोमीटर। अगला क्वेश्चन है, लिटमस को इन्होंने ये लिख दिया, अब इंडिगो को ये लिखा है, और उसी कूट में जागीर को क्या लिखेंगे? ओके, तो फिर क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं LITMUS, लिटमस, SMIUTL, ठीक। ओके, तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है यहाँ पर, मतलब जो लेटर हैं वो चेंज नहीं हुए हैं, बस उनके प्लेस जो है चेंज कर दिए गए हैं। तो देखते हैं कैसे कैसे चेंज किए हैं। देखो, एल को इन्होंने सबसे लास्ट में भेजा है, ठीक है, तो हम यहाँ अपना लिख लेते हैं, इसको कोड करना है हमें, JAGGER, जैगर, ठीक है। तो सबसे लास्ट में किसको भेजेंगे? हम जे को भेजेंगे, यानी कि जे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर एस को इन्होंने लास्ट वाले को पहले पे ले लिया है, तो आर को हम पहले पे ले लेंगे। क्लियर? तो अब ये इतने ही से हमारे पास ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है, और ये एलिमिनेट हो गया। क्या बचा? ए और सी वाला बचा, ठीक है। एलिमिनेशन करते चलना है हम अपना को, ठीक है। आई जो है वो सेकंड थर्ड नंबर पे है, ठीक है, यानी कि सेकंड वाला थर्ड नंबर पे है, तो ए आ जाएगा यहाँ पर। और जो टी है, लिटमस टी, वो सेकंड लास्ट पे है, यानी कि जो जी जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गए, 3 वर्ड हो गए। एम जो है वो सेकंड पे पहुंचाया है, यानी कि जो जी है वो सेकंड पे आ जाएगा। क्लियर? और जो यू है वो यहाँ तीसरे नंबर पे है, यानी कि जो ई है वो यहाँ आ जाएगा। तो RGA और EGJ, EGJ, यानी कि ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। टेबल को इन्होंने वेदनी लिखा है, चेयर को ये लिखा है, ठीक है, TAVL और ई, ठीक है। और यहाँ पर वी लिखा है, ई लिखा है, डी लिखा है, एन लिखा है और आई लिखा है। तो क्या करा है इन्होंने? अच्छा, नंबरिंग कर लेते हैं इनको। ओके, TUVBCD, ठीक है। ओके, तो इन्होंने क्या किया है, जो वॉवल है, ठीक है, वॉवल पे हमें ध्यान देना है ने, ठीक है। बाकी दूसरा भी दिया ना, हाँ, ये CHAI और आर, चेयर को इन्होंने लिखा है EJEO और टी। क्या देखना है हमें? वॉवल, ठीक है। वॉवल कहाँ पे? ये है और ये है। बाकी देखो क्या हो रहा है, टी एक छोड़ा यू को और वी लिख दिया, बी सी छोड़ा डी लिख दिया, एल एम छोड़ा एन लिख दिया, ठीक है, सी डी छोड़ा ई लिख दिया, एच आई छोड़ा जे लिख दिया, आर एस छोड़ा और टी लिख दिया, ठीक। तो यानी कि जो कॉन्सोनेंट है उनमें क्या किया है इन्होंने? +2 का इंक्रीमेंट किया, या फिर ये कह सकते हैं कि एक लेटर को छोड़ा है और अगला लेटर इन्होंने लिख दिया है, ठीक। बाकी वॉवल में क्या किया इन्होंने? जो हमारे पास क्या वॉवल होते हैं? 5 वॉवल हैं, A E I O U, ठीक है। तो अगर ए है तो उसका अगला वाला लिख दिया है ई, अगर ई दिया है तो उसका अगला वाला लिख दिया है आई, अगर आई दिया है तो उसका अगला वाला ओ लिख दिया है, अगर ओ दे रखा है तो उसका अगला वाला यू लिखा है, ठीक है। देखो, ए का ई लिखा है और ई का आई लिखा है, ए का ई लिखा है और आई का ओ लिखा है, ठीक है। तो अब बस हमने डिकोड कर लिया है और यहाँ पर हम इसको कोड कर देंगे, यानी कि बेंच को कोड करवा रहा है। तो बी सी छोड़ेंगे, डी लिख देंगे, ठीक है, वॉबल छोड़ दो अभी। या फिर वॉबल ई के बाद क्या आता है? ई के बाद आई आता है, तो आई आ गया। एन, ठीक है, एन ओ छोड़ेंगे, पी लिख देंगे, सी डी छोड़ेंगे, ई लिख देंगे, एच आई छोड़ेंगे और जे लिख देंगे। तो हमारे पास हो गया DIPE, DIPEG, जे, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है,
ये ब्लड रिलेशन से है, और इस तरीके के जो क्वेश्चन है पहले भी आए हैं, तो मैंने ये बताया कि आपको चारों ऑप्शन ही चेक करना पड़ेंगे इसमें। ठीक है, डायरेक्टली आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने फास्ट उस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं करूंगा जो सही ऑप्शन है उसको लेके दिखाऊंगा मैं आपको कि वो कैसे सही होगा। ठीक है, तो पूछा गया है हमसे, इन्होंने पहले तो ये कोडिंग कर दी है। पी अल्फा क्यू का अर्थ है क्यू, क्यू का पति है, कि क्यू का पति पी है। अजीब लैंग्वेज है। जे हैश एल का अर्थ है कि जे का पुत्र एल है, और एन डॉलर एम का अर्थ है एम का भाई एन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुनिश्चित करता है कि ए की माँ बी है? ये हमें बताना है कौन सा वाला विकल्प करेगा। ठीक है, तो इसमें जो है डी वाला करेगा, ऑप्शन डी होगा। अब देखो कैसे करेगा। डी अल्फा बी, ठीक है, सबसे पहले दे रखा है डी अल्फा बी, तो यहां पर डी और ये बी है, तो इसका मतलब बी ये होगा और ये डी होगा। तो क्या हो गया, बी का पति जो है वो डी है, बी का पति डी है, तो हम इसको इसमें ले लेते हैं, यहां पर पति के लिए इक्वल का निशान। ठीक है, ये बन गया रिलेशन। अब इसके आगे क्या है, बी बी हैश सी, बी हैश सी यानी कि ये। ठीक है, तो बी जो है, बी बी हैश सी, बी हैश सी, ठीक है, हाँ। जी, बी हैश सी का अर्थ है कि बी का पुत्र जो है वो सी होगा। क्लियर, तो ये पुत्र हो गया। अब आगे हमें दे रखा है सी डॉलर ए, सी डॉलर ए यानी कि ये वाला, तो सी ये होगा और ए ये होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ए जो है वो सी का भाई है, ए जो है वो सी का भाई है। तो ये मतलब पूरा का पूरा ट्री बन जाएगा जो ब्लड रिलेशन का हम बनाते हैं। अब हमें क्या पूछा गया था कि कौन सा विकल्प सुनिश्चित करता है कि ए की माँ बी है, तो यहां से हम क्लियरली दे सकते हैं, जब सी की माँ बी है तो सी जो सी का भाई ए है, तो ऑटोमेटिकली इनकी माँ कौन हो जाएगी, बी हो जाएगी। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से करना थे, और ये तुम पे डिपेंड करता है कितनी फास्ट आप इसको कर सकते हैं। तो चारों ऑप्शन ही चेक करना पड़ेंगे इसमें। अब मैंने इसलिए नहीं की कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, फिर आप लोगों को ही बोरियत लगती है। चलिए, फिर कथन है कि सभी कुत्ते जो हैं वो बिल्ली हैं। तो कुत्ते, और ये हो गए बिल्ली। सभी बिल्लियां बाघ हैं, बाघ हो गई। सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, अच्छा गड़बड़ हो गई, कहाँ पढ़ लिया। सभी कुत्ते जो हैं वो बिल्ली हो गई और कुछ बिल्लियां बाघ हैं। तो कुछ बिल्लियां जो हैं वो बाघ हैं, और सभी बाघ जो हैं वो शेर हैं। कोई शेर जो है गधा नहीं है, ये गधा हो गया, अलग है। ठीक है, कोई शेर जो है वो गधा नहीं है। अब यहां से हमें निष्कर्ष देखना है। कुछ बिल्लियां कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, बिल्कुल ये वाला जो पार्ट है, तो ये कुछ बिल्लियों के अंदर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये पार्ट सही है, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। सभी शेर बाघ हैं क्या, सभी शेर तो बाघ नहीं है, कुछ शेर जो है वो बाघ हैं, तो ये हो गया हमारा गलत। कुछ गधे बाघ हैं, कुछ गधे, गधे तो ये हैं, ठीक है, और बाघ का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो यहां से शेर का रिलेशन दे रखा था, तो हम नहीं कह सकते कि कुछ गधे बाघ हैं कि नहीं है। ठीक है, और कोई बाघ जो है वो गधा नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, तो कोई बाघ जो है वो गधा नहीं है। ठीक, तो पहला और चौथा किसमें है, चौथे वाले में ही, यानी कि पहला और चौथा ये दे रखा है, डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है कि निम्नलिखित अक्षरों को मानक वर्णक्रम के अनुसार आरोही क्रम में लगाया जाए, यानी कि जैसे ए बी सी डी हम पढ़ते हैं, उसको वैसे लिखा जाए जो इन्होंने ये दे रखा है। ठीक है, इसको उस क्रम में लगाया जाए। तो बाएं से पहले, अच्छा तो पहले इनको लगा ही लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनको लगा लेते हैं। तो ए है इसके अंदर, बी भी दिख रहा है, सी भी है, फिर डी नहीं है, ई है, जी है, एच है, आई दिख रहा है, के है, एल है,
एम क्यू आर एस टी भी है, यू है, डब्ल्यू है और एक्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो इतने दे रखे हैं, 17 ही है ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, 17 लेटर दे रखे हैं हमने, जैसा क्रम होता है ABCD का, इसको वैसा लिख लिया। क्लियर। अब ये कह रहा है कि इसको क्रम में लगा दिया। ठीक है, तो बाएं से, यानी कि बाएं मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड होगी इसकी। ठीक है, और ये वाली राइट हैंड साइड होगी इसकी। ठीक है, तो बाएं से पहला यानी कि ए पहला, और फिर चौथा यानी कि ये, छठा ये, फिर नमा 7 8 9 नमा, फिर 16वां 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि ये। तो कौन कौन से वर्ड निकल के आए? ए, ई, एच, एल और डब्ल्यू, ये वर्ड निकल के आए। ठीक है, 16वें स्थान वाले अक्षर में कौन सा अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द जो है निर्मित हो सकता है? तो इससे हम कौन सा, मतलब जिसका मीनिंग हो, ऐसा नहीं कि मतलब AEHLW लिख दिया तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं है। तो इनसे हमें कुछ मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ठीक है, तो पहले तो अगर मैं देखूं, मुझे कुछ भी समझ में ना आता हो, तो सबसे पहले मैं देखूंगा ये वर्ड है किसी ऑप्शन में कि नहीं है। तो अगर मैंने देखा, देखो एम तो मेरे में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये एलिमिनेट हो गया। इसमें भी एम है तो यहाँ भी ये एलिमिनेट हो गया, और इसमें भी एम दिख रहा है तो ये भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि एम तो मेरे इसमें है ही नहीं। एक ही ऑप्शन बचा। ठीक है, वेल, और वेल होती है कौन? मछली होती है। अर्थपूर्ण मीनिंग भी निकल रहा है इसका। ठीक है, अगर मुझे बनाना नहीं आता है तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि जो मेरे वर्ड निकल के आए हैं वो वर्ड है कि नहीं है इन ऑप्शन में। तो मैंने देखा कि इसमें तो एम दे रखा है, जबकि मेरे में एम है ही नहीं। ठीक है, जो क्वेश्चन में उसने बोला तो उसके अनुसार एम तो आ ही नहीं रहा है, तो ये वाले तो हो ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे। अब एक ही ऑप्शन बचा, ठीक है, बी वाला, और उसका वेल हो रहा है। वेल का मतलब हमें पता है, वेल एक क्या, फिश होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अगला है GAS और 27 दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं नंबरिंग करूंगा ताकि पता लग जाए कि गैस के साथ 27 क्यों दे रखा है। तो F और G यानी कि 7 1 और ST 19 19 20 27, यानी कि जो लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू को ऐड कर दूं तो 27 आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं कि इसमें भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। I 9 पे आता है, E 5 पे होता है, और ये होता है 21 पे। तो 21 9 30 और 5 35, बिल्कुल ये 35 हो रहा है। ठीक है, तो ये तो बात क्लियर हो गई कि जो ये लेटर है इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके ये नंबर लिख दिया गया है। ये सारे के सारे नंबर इसमें वही लिखे हुए हैं। ठीक, अब बात ये है कि ये चल कैसे रहे हैं। तो अगर मैं देखूं FG, ये 7 पे आता है पहला वर्ड। ठीक है, जी इसका I है तो ये 9 पे आता है। ये M है ये 13 पे आता है। ये O है ये 15 पे आता है। ये S है ये 19 पे आता है। और यहाँ U है ये 21 पे आता है। तो देखो, 7 और 2 9, 9 4 13, 13 2 15, 15 4 19, यानी कि +2 +4 +2 +4 और 19 2 21। तो अगली बार में 21 और 4 हम क्या करेंगे, 25, और 25 पे क्या आता है, वाई आता है। क्लियर, 25 पे वाई आता है। ठीक, तो इतना तो हमें पता लग चुका है कि वाई आएगा पहला लेटर। तो ये वाले जो ऑप्शन है पहला और दूसरा वो हट गए, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। ए जो है 1 पे आता है, ई जो है 5 पे आता है, आई जो है 9 पे आता है। ठीक है, और एम जो है वो 13 पे आता है, और ओ जो है वो 15 पे आता है, और ये जो एस है इसमें सेकंड नंबर पे वो 19 पे आता है। तो मैं देख रहा हूँ 1 4 5, 5 4 9, 9 4 13। ठीक है, और 13 2 15, 15 4 19। तो अब यहाँ तो गड़बड़ हो रही है भाई, +2 और +4। ठीक है, तब लॉजिक इसका मतलब कुछ और भी लग सकता है। चलिए, इसमें और क्या लॉजिक हो सकता है, I E। ठीक 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 ठीक, ओके, इसको एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है,
इसमें एक लॉजिक और लग रहा है, ये वाला लॉजिक यहाँ फेल हो रहा है, +2 + 4 का। ठीक है, तो हमें पता है जी कितने पे है, 7 पे, ये 9 पे है। लेकिन एक चीज हमने देखना है, ये जो है यहाँ से 9 पहुंचा है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, जी जो है कांस्टेंट है, आई जो है वॉबिल है। ठीक है, तो वॉबिल है, आगे जब पहुंचे तो 13 पे पहुंचे। ठीक, तो हमने देखा कांस्टेंट में हमने क्या करा, +2 जोड़े हैं, +2 जोड़े हैं, और जो वॉबिल है उसमें +4 जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं +2 जोड़ूं तो 15 होना चाहिए, तो बिल्कुल ओ जो है 15 पे आएगा। अब मुझे 4 जोड़ना पड़ेंगे क्योंकि वॉबिल है, तो 19, यानी कि 19 मिल गया। अब मुझे 2 जोड़ना पड़ेंगे क्योंकि यू मिला है, यहाँ पर 21 हो गया। अब ये यू क्या है, वॉबिल है, तो मुझे 4 जोड़ना पड़ेंगे यानी कि 25। तो 25 पे वाई, यानी कि पहला तो हम वैसे भी आ रहा था +2 + 4 करके। ठीक है, लेकिन जब दूसरे वाले को फाइंड कर रहे थे तो +2 + 4 नहीं हो रहा था। तो अब होगा, देखो वॉबिल और कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर एक है, वॉबिल है, तो +4 करना है, यानी कि 5 नंबर मिलना चाहिए। फिर से वॉबिल मिला तो 5 हो गया। ठीक है, तो +4 करेंगे 9, 9 पे क्या होता है, फिर से वॉबिल मिल गया, आई, आई, यानी कि 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, 13 पे होता है एम। ठीक है, एम 13 पे होता है, 13 पे एम होता है जो कांस्टेंट है, इसमें जोड़ेंगे 2, तो 13 और 2 हो गया 15। ठीक, क्लियर। अब 15 में हमने क्या करा, जब वॉबिल है तो 4 जोड़ेंगे तो 19 पे हमें एस मिल गया। अब 19 कांस्टेंट है, इसमें मिलेगा 2, तो 2 जोड़ेंगे तो यहां मिल जाएगा 21 पे यू। क्लियर, बहुत ही अच्छा लॉजिक है, मतलब मुझे नहीं लगता कि पेपर में ये लॉजिक लगा होगा, बहुत रेयर बच्चों को लगा होगा ये लॉजिक। ठीक है, अब एस जो है वो कॉन्सोनेंट है और 19 पे आता है तो 2 जोड़ेंगे तो 21, 21 पे आ गया हमारा यू। अब ये यू क्या है, वॉबिल है, वॉबिल में 4 जोड़ेंगे 25, 25 पे आ गया वाई। ठीक है, अब वाई कॉन्सोनेंट है तो 2 जोड़ेंगे, 25 और 2 होते हैं 27। ठीक है, लेकिन होते हैं कितने अल्फाबेट, 26, तो यानी कि एक बचा तो एक पे आ गया ए। ठीक है, तो अब ये वॉबिल है तो इसमें जोड़ेंगे 4, यानी कि 1 और 4 5 हो गए, यानी कि फिर से हमें वॉबिल मिल गया, 5 और 4 9, यानी कि फिर से वॉबिल मिल गया 9 पे। ठीक है, अब 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, और 13 पे क्या होता है भाई साहब, एम होता है। तो वाई यू एम किस में है, इस वाले में है, यानी कि ऑप्शन सी। अब इनको जोड़ लो। ठीक है, 3 1 4, 4 1 5 9, और 1 2 3, 3 2 5 और 59। ठीक है, 59 भी आ रहा है, YUM भी आ रहा है, तो बहुत ही अच्छा लॉजिक है। मैं तो मतलब अगर पेपर में देता तो शायद ही ये लॉजिक जो है वो उस टाइम फंस पाता, क्योंकि जो +2 + 4 का है, ठीक है, अमूमन समझ में नहीं आता है। जब हमने पहली बार किया उसको तो +2 + 4 हो रहा था सबके अंदर, लेकिन अगली बार जब दूसरे अल्फ़ाबेट को, दूसरे नंबर वालों को चेक करा तो उसमें नहीं हो रहा था। ठीक है, फिर इतना मतलब +2 + 4 कैसे होगा, तो ये एग्ज़ाम प्रेशर में शायद ना आ पाए। ठीक है, तो अच्छा लॉजिक था, नया कुछ सीखने को मिला। पैटर्न भी हम चेक करते आ रहे हैं, इस तरीके के पैटर्न चले हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर किए हमने लोअर में ही। लोअर के मैंने क्वेश्चंस टेलीग्राम ग्रुप में भी डाले थे चैनल पर, तो उसमें आपने वीडियो में भी देखा होगा कि वॉवल और कॉन्सोनेंट वाला जो लॉजिक है वो चला था, कि वॉवल में 2 जोड़ दिए, कॉन्सोनेंट में 5 जोड़ दिए, इस तरीके से ये वाला लॉजिक चला है। तो हम इससे अवेयर रहें ताकि आगे जब ये क्वेश्चन आए तब हम डगमगाए नहीं और इसको आसानी से कर सकें। ठीक है, तो ये लॉजिक भी हमें ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा लॉजिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला के को पढ़ें और ज्ञात करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और ये क्वेश्चन मैंने कल डाला था चैनल पर और बोला था कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आ चुका है, 3947। मैंने देखा यहाँ पर भी नंबर वही है, बस प्लेस चेंज हुआ है, यहाँ पर भी नंबर सेम है। ठीक है, डिजिट सेम है, सॉरी नंबर सेम नहीं, डिजिट सेम है, अंक जिसको बोलते हैं हिंदी में, अंक सेम है, और जो है नंबर तो बदल रहे हैं। ठीक है, अंक सेम है, बस स्थान बदल दिए गए हैं। तो अगर मैं देखूं, अगर 3 को ही देखूं, ठीक है, 3 यहाँ था, फिर सेकंड नंबर पे पहुंचा, फिर लास्ट पे पहुंचा, फिर तीसरे नंबर पहुंचा, यानी कि इसने सारी पोजीशन जो चार चार प्लेस हैं, 4 सीटें, मैं मान लेता हूँ कि 4 सीटें हैं, तो 3 यहाँ भी बैठा, यहाँ भी बैठा, यहाँ भी बैठा, यहाँ भी बैठा, तो अगली बार फिर से कहाँ बैठेगा, फिर अपने पुराने स्थान पे ही घूम के आएगा। तो यानी कि सबसे पहला जो डिजिट होगा, अंक होगा, वो क्या होगा, 3 होगा। चारों ऑप्शन में कौन सा है, डी वाला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, ऐसे ही 9 को देखेंगे तो 9 यहाँ है सेकंड नंबर पे, फिर लास्ट पे है, फिर सेकंड लास्ट है। ठीक है, फिर फर्स्ट पे आ गया, तो यानी कि सारी इसने सीटें चेक कर ली, इसके बाद वापस कहाँ आएगा, अपनी जगह पे। ठीक है, एक तरीके से रोटेशन हो रहा है,
तो रोटेशन जब पूरा हो जाएगा तो वापस कहाँ आएगा, कोई भी चीज़ अपनी पुरानी जगह पे आएगी। तो सारे नंबर वही हो रहे हैं, रोटेशन हो रहे हैं और अपनी जगह पे वापस आएंगे, यानी कि हमें फिर से अगला नंबर क्या मिलेगा, सेम नंबर वही मिलेगा, यानी कि 3947। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्लस को माइनस करना है। ठीक है, मतलब इंटरचेंज करना है, जहां प्लस लिखा है वहां माइनस लिख देंगे और जहां माइनस लिखा है वहां प्लस लिख देंगे। वैसे ही गुणा को और भाग को इंटरचेंज करना है, और ऐसे ही 3 और 7 को करना है, यानी कि जहां 3 है वहां 7 लिख देंगे और जहां 7 है वहां 3 लिख देंगे। तो 8, अब यहाँ 3 है तो 3 की जगह 7 लिखना है, गुणा की जगह हमको डिवाइड लिखना है, 7 की जगह हमें 3 लिखना है, माइनस की जगह हमको प्लस लिखना है और 7 की जगह 3 लिखना है, 9 प्लस की जगह हमको लिखना है माइनस, और 6, 6 की जगह हमको क्या लिखना है, 7 लिखना है, डिवाइड की जगह हमको क्या करना है, गुणा करना है और 7 की जगह 3 लिखना है। ये हो गई हमारी एक इक्वेशन। अब बॉड मास लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 27 प्लस 39, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 7 तियां 21, 2 6 तियां 18, 2 20, ये हो गया 9 9 18, 1 3 2 5 और 1 6, माइनस 201, 11 में से 8 गए 3 और 9 में से 6 गए 3 और 1, माइनस का 133, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसमें सही होगा। ठीक है, इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन करना था। अगला क्वेश्चन है पति पत्नी और उनके पुत्र की आयु का अनुपात दे रखा है 10x, 9x और 3x। मैं ये मान लेता हूं उनकी एज ये है। ठीक है, जब भी रेशियो होता है तो हम x लगा देते हैं। तो ये हो गए, एस से हस्बैंड, डब्ल्यू से वाइफ, एस से सन। क्लियर। अब वो ये कह रहा है कि पुत्र की आयु की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से सूचना किस अंश को अतिरिक्त रूप से आवश्यकता होगी, ये जो भी पर्याप्त भी होगा। ठीक है, तो मतलब हमें एज बतानी है पुत्र की, तो कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो हम यूज करें ताकि वो एज बता पाए। अगर हम पहला वाला देखें तो 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु उस समय उसकी माँ की आयु की 20% थी। ठीक है, तो इसको अगर देखते हैं 6 वर्ष पूर्व, यानी कि 3x माइनस 6 बराबर उसकी माँ की। ठीक है, माँ की कितनी, 9x-6, तो माँ भी 6 साल पहले जाएंगी, यानी कि माइनस क्या होगा, और गुणा 20%। 20% का मतलब 5, तो ये 5 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा, तो 5 तियां 15x-30 बराबर 9x-6। ठीक है, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो 15 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 6x, और ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बचेगा 24। तो x बराबर 4 आ गया, x बराबर 4 आ गया, तो इसका मतलब 40 साल के ये होंगे, 36 साल के ये होंगे और 4 तियां 12 साल का उनका बच्चा होगा। तो पहला वाला ऑप्शन अगर हम यूज करें तो हम बता सकते हैं कि जो लड़का है उसकी एज कितनी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक, बाकी जो ऑप्शन होंगे वो आप चेक कर लेना, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, बाकी ऑप्शन जो है वो सही नहीं होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है ए बी सी और डी एक को आयताकार मैदान की परिमाप 28 मीटर है, यानी कि एक ये रेक्टेंगल बना हुआ है, इसका नाम रख दो ए, बी और ये सी और ये डी। ठीक है, अब परिमाप इनकी 28 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, परिमाप क्या होती है, 2l प्लस बी इक्वल टू 28, ये दे रखा है, तो l प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। l प्लस बी मतलब ये लेंथ और ये ब्रेथ, यानी कि इन दोनों भुजाओं की अगर मैं बात करूं तो ये 14 आ रही है मिलके। ठीक है, अब हमें क्या करना है, निम्नलिखित में से सूचना के किस अंश के अतिरिक्त रूप से आवश्यकता होगी जो पर्याप्त भी होगी। हमें क्या करना है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, एरिया फाइंड करने के लिए हमें कौन से वाले ऑप्शन की जरूरत होगी, तो विकर्ण एसी की लंबाई, ठीक है, विकर्ण इसको कहते हैं, विकर्ण एसी की लंबाई उतनी ही है जितनी विकर्ण बीडी की लंबाई है। तो भाई साहब इससे तो एरिया नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अभी हमें साइड ही नहीं पता है। जब साइड नहीं पता है तो हम विकर्ण भी नहीं बता पाएंगे कि कितना विकर्ण होगा, तो ये तो हट गया। आयत के विकर्णों का योग, ठीक है, आयत के विकर्णों का योग, यानी कि विकर्ण तो दोनों सेम होंगे। ठीक है, विकर्णों का योग कर देते हैं, और आयत के परिमाप से 8 मीटर कम है, तो अब आयत की परिमाप कितनी है, 28 है। ये कितना हो गया, विकर्ण कितने हो गए, 2d हो गए। ठीक है, और कितना है, 8 मीटर कम है, तो ये 2d बराबर 20 और d बराबर 10। तो d बराबर जब 10 आ गया तो हम क्या यहाँ से एरिया फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें विकर्ण पता हो। हमें साइड ही नहीं पता है,
ठीक है, तो जब विकल्प पता है, साइड नहीं पता है, तो हम एरिया निकाल नहीं सकते, क्योंकि एरिया का जो फार्मूला होता है वो एल इंटू वी होता है। ठीक है, एल इंटू वी होता है। ठीक, तो यहां से ये भी नहीं निकलेगा, तो ये भी हट गया। आयत की परिमाप 28, आयत के क्षेत्रफल से, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, एल बी क्षेत्रफल से 150% अधिक है। ठीक, तो 0 0 5 3 15 5 दूनी 10, तो 28 दूनी 56, और ये 3 जो है नीचे आ जाएगा। और एल बी, तो एल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 56/3, और यही तो हमें फाइंड करना था। एल इंटू वी क्या है, एरिया ही तो है, यानी कि जो उसका क्षेत्रफल है वो लंबाई गुणा चौड़ाई तो होता है, और यही हमें फाइंड करना था, तो इससे फाइंड हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी चौथा क्या है, आयत के सभी आंतरिक कोणों का योग 360 है, तो इसका भी यूज कर लो, आंसर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि हमें एरिया निकालना है। एरिया के लिए हमें डिग्री नहीं चाहिए, ठीक है, कोणों का योग नहीं चाहिए हमें, हमें तो लेंथ और ब्रेथ अगर पता हो जाए उससे निकाल लेते। यहाँ पर डायरेक्टली हमारा निकल गया, तो हम इससे कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a और b दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, तो निम्नलिखित में से हमें a का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो अगर दोनों ही a b धनात्मक हैं और a का मान कैसे ज्ञात करें, तो एक इक्वेशन दे रखी है और दूसरी इक्वेशन दे रखी है। अब नीचे क्या दिया है, अब निम्नलिखित विकल्प पढ़ें और उनमें से जो भी विकल्प लागू हो उसका चयन कीजिए। ए का मान ज्ञात करने के लिए केवल एक समीकरण पर्याप्त है, तो एक समीकरण से ए का मान नहीं निकल सकता, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक ए और एक बी, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला हट गया। ए का मान ज्ञात करने के लिए केवल दो समीकरण पर्याप्त है, तो दूसरी वाली समीकरण भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अकेली क्या करेगी, यहाँ भी दो वेरिएबल हैं, तो यहाँ से भी हम ए का मान नहीं निकाल सकते, तो ये भी हट गया। सी है, ए का मान ज्ञात करने के लिए ना तो अकेला एक समीकरण पर्याप्त है और ना ही अकेला समीकरण दो पर्याप्त है, परंतु दोनों साथ में आवश्यक है। बिल्कुल दोनों साथ में होंगे तभी हम ए और बी दोनों का मान अलग अलग निकाल सकते हैं, अन्यथा हम नहीं निकाल सकते किसी का भी मान। तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बाकी चौथा ऑप्शन है, ए का मान किसी भी एक समीकरण से नहीं ज्ञात किया सकता, यहाँ तक कि दोनों समीकरणों को संयुक्त रूप से भी नहीं ज्ञात किया सकता, तो ये भी गलत है। दोनों रूप से संयुक्त रूप से हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे ए का मान। अब देखो मुझे ए का निकालना है, तो इसको मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4a हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा, और यहाँ पर 44 हो जाएगा। दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, 3a माइनस 2b, और ये कितना हो गया 12। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, 4 3 7 a हो गया, ये कितना हो गया 4 2 6, और ये कितना हो गया 4 1 5, तो a बराबर 7 8 56, तो a की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना था ये। नेक्स्ट है, पीजेंट को इन्होंने ये कोड किया है, तो रेंचर को हमें क्या लिखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पीजेंट को लिख लेंगे। पीजेंट, इसको आर लिखा, इसको क्यू लिखा, इसको वाई लिखा, इसको वी लिखा, वाई लिखा, एच लिखा और एन लिखा, एन लिखा। ठीक है, क्लियर। तो अब क्या करेंगे, देखो लास्ट वाला देखिए अगर हम, ठीक है, तो P से ये कितने पे आता है, P 16 पे आता है, ये 14 पे होता है, यानी कि माइनस को 2 हुआ है, तो बिल्कुल रेंचर भी हम ऐसे ही लिखेंगे, RANCHER, रेंचर। ठीक है, तो ये कितने पे होता है, 18 पे होता है, 18 में से 2 जाएंगे तो 16, यानी कि इसका मतलब लास्ट वाला मेरा क्या मिलेगा, P मिलेगा। तो ये गया और ये गया, केवल एक का कोड करने पे हमें दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, अब बचे दो ऑप्शन सी और डी। ठीक है, अगर मैं देखूं यहाँ पर T 20 पे होता है और R की वैल्यू 18 होती है, तो इसका मतलब इधर भी माइनस का 2 हुआ है, तो ये 18 पे होता है। अब मुझे 2 करना है, तो 16 पे, यानी कि P आएगा यहाँ पर भी, तो इसका मतलब यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, तो ये तो दोनों सही हो गए। ठीक है, क्लियर। अब आगे के देखते हैं क्या चल रहा है। ये तो 2 हटा दिए हमने, हटा ही दो इनको। ठीक है, अब बचे ये। अब ई से अगर मैं देखूं, ये 5 पे होता है और एच कितने पे होता है, FGH 8 पे होता है, तो प्लस का 3 हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। तो अगर मैं यहां देखूं, एक है, प्लस का 3 करूंगा 4, तो 4 का मतलब डी हो गया, तो डी आना चाहिए, तो इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, तो अभी तक तो ये दोनों बरकरार हैं। ठीक है, तो ये भी हट गया। क्लियर। अब अगर मैं देखूं, ये एन है, ठीक है, एन कितने पे आता है, 14 पे आता है, और Q कितने पे आता है, PQ, यानी कि 17 पे आता है, तो इसका मतलब इधर से भी प्लस का 3 हुआ है, प्लस का 3 हुआ है,
तो ये कितने पे है, 5 पे है। 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। और 8 पे क्या आता है, एच आता है। क्लियर। तो 8 पे एच आता है, इसमें है एफ, तो ये तो हट गया, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी अभी हम चेक करते हैं। देखो जो 3 बचे हैं वो भी मैं चेक करके दिखाता हूँ। अब ए है, ए कितने पे आता है, 27 पे आता है। ठीक है, क्योंकि 26 लेटर होते हैं, प्लस एक कर लूंगा तो कितने हो जाएंगे, 27। ठीक है, ए जो एक पे आता है और 26 लेटर होते हैं, 27 हो गया। अब ये कितने पे आता है, ये 25 पे आता है, यानी कि मुझे ये क्या दिख रहा है कि माइनस को 2 किया है। तो इसका मतलब ये कितने पे आता है, 14 पे आता है। 14 से 2 करूंगा तो कितना आएगा, 12। 12 पे क्या आता है, एल। तो तीसरे नंबर पे देखो एल है। ठीक है, तीसरे नंबर पे एल है। क्लियर। तो यहां से ये भी हट गया। अब बचे हमारे पास ये, तो फिर से वही, अभी मैंने देखा ये 27 पे था, तो ये कितना हुआ, ये 25 पे हुआ। माइनस का 2 करना है। ठीक है, माइनस का 2 करना है। तो सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। माइनस का सॉरी, कहाँ गया, ये ई का तो हो गया ना, सेकंड, हाँ थर्ड वाला होगा। एच, एफ जी एच, एफ जी एच 8 पे आता है। ठीक है, 8 पे आता है और माइनस को 2 करूंगा तो कितना होगा, 6। 6 पे क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक है, तो एफ दे रखा है यहाँ पर। अब क्या बचा, सी बचा, केवल और केवल ये बचा है सी, यानी कि एस और वी। एस कितने पे आता है, 19 पे आता है। और वी कितने पे आता है, टी यू वी, टी यू वी, यानी कि 22 पे आता है। तो प्लस का 3 हो रहा है, तो प्लस का 3 यानी कि ये सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। और प्लस का 3 करूंगा तो 6, यानी कि यहाँ भी एफ आएगा। तो पी एच डबल एफ एल डी पी। ठीक है, मिल गया ना। सी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोडिंग के क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें, लोअर में, चारों शिफ्टों में लोअर में अच्छे क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित तालिका को गौर से पढ़ें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। 4 कंपनी द्वारा पिछले कुछ वर्षों में की गई यूनिट्स की बिक्री करोड़ों में दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, ए बी सी डी, ये 4 जो है वो यूनिट है, और 2015 16 17 18 का इनका डेटा दे रखा है। इन्होंने इतना माल जो है बेचा है। पिछले कुछ वर्षों में जो है किस कंपनी की अधिकतम संख्या में यूनिट्स की बिक्री हुई है। ठीक है, तो इसमें अगर हम काउंट करें तो ए बी सी दोनों हमें सबको अलग अलग काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं, सबसे पहले डी की बात करें तो इसको मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 307। क्लियर। और इसको ऐड करूंगा बी सी को तो 265.4 आएगा। फिर बी को करूंगा ऐड तो 302 आएगा, 302.7। और ये 307 इसका आएगा। ठीक है, ए का। और डी को अगर ऐड करूंगा तो आ जाएगा 346, 346.3। ठीक है, ये आप ऐड कर लेना एक बार कैलकुलेशन। तो मुझे यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि जो डी वाला है ये सबसे ज़्यादा बिक्री कर गया, तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। एक बार आप भी कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, डी वाला इसका ऑप्शन जो है वो सही होगा। लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, यानी कि 2019 का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पूरे एक साल की हमने रीजनिंग कवर कर ली है गाइस। बहुत ज़्यादा मेहनत की है मैंने आप सभी के लिए। प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करें और जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जिस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है, मैं ज़ीरो रिस्पांस पे, जैसे रवीश कुमार जी कहते हैं कि ज़ीरो टीआरपी पे काम कर रहा हूँ, तो वैसे ही मेरा है, ज़ीरो रिस्पांस पे मैं काम कर रहा हूँ, बस करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें से बहुत से लोग आप इसको पसंद भी कर रहे हैं, और अगर आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि जो व्यूज़ हैं वो बढ़ें, जो हमारे जो चैनल पर सब्सक्राइबर हैं वो भी थोड़े बढ़ें, क्योंकि एक स्टक हो चुके हैं एक नंबर पे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से है। ठीक है, यदि नहीं नहीं, ब्लड रिलेशन से नहीं है। ठीक है, ये वही है गणितीय मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिय से, जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था। ठीक है, पिछली शिफ्ट में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था और लास्ट में ही आया था 25 नंबर पे। ठीक है, तो P प्लस क्यू का मतलब है P माइनस क्यू, यानी कि प्लस का मतलब माइनस है और माइनस का मतलब गुणा है, गुणा का मतलब भाग है और भाग का मतलब प्लस है। तो इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो सही है, ठीक है, वो चेक करना है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन चेक नहीं करेंगे हम, जो ऑप्शन सही होगा उसी को चेक करेंगे। बाकी आप चेक कर लेना, तो इसमें आंसर जो होगा वो सी वाला सही होगा। चेक कर लेते हैं। 25 प्लस को क्या बोला गया है, माइनस बोला गया है, तो माइनस लिख दो 6। और माइनस को क्या बोला गया है, मल्टीप्लाई बोला गया है, तो मल्टीप्लाई लिख देते हैं 45।
और मल्टीप्लाई को इन्होंने डिवाइड बोला है, तो डिवाइड को लिख देते हैं हम 9, और डिवाइड को इन्होंने बोला है प्लस, तो प्लस लिख देते हैं 23। देखते हैं कि ये 18 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 18 लेके आना ना, बराबर में 18 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 9 पंजे 45, 25, फिर इसके बाद क्या हो जाएगी गुणा, तो 30 प्लस 23। तो यहां से ये घटेगा, माइनस का 5 बचेगा, प्लस 23, और यहां से ये घटेगा इसमें से, तो प्लस का क्या बचेगा, 18। ठीक है, तो हमारा 18 आ चुका है। ठीक, तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इसमें गलत होंगे। ठीक, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो। जय हिंद।